Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी की जो निशुल्क श्रृंखला हमने शुरू की है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और एनसीईआरटी का विज्ञान एवं तकनीक वाला जो सेक्शन है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी से हमने शुरुआत की है। विज्ञान की पुस्तक है, छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके बनाई गई है क्लास 6 या उसके बाद के जो स्टूडेंट होंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद ये है कि हम कैसे इस पुस्तक से अपने लिए उन चीज़ों को निकाल सके, जो आगे की कक्षाओं के लिए या हमारे एग्ज़ाम के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे भीतर डेवलप कर देगा। तो चूँकि 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी थोड़ी छोटी कक्षाओं की पुस्तकें हैं, इसलिए इसमें आपको बहुत गहरी बातें नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बेसिक बातों को अगर आप समझते हुए और पढ़ते हुए चलेंगे, तो इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। ठीक है? तो शुरुआत करेंगे आज की पुस्तक से। और इसका अध्याय 6 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो है सजीव विशेषताएं और आवास। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सजीव कौन होते हैं, सजीव कहाँ रहते हैं, सजीवों की विशेषताएं क्या हैं, निर्जीवों से इन्हें हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? अगर कोई एक विशेषता आपसे पूछ ली जाए कि भाई कोई एक विशेषता बताइए जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं, देखेंगे आज। हो सकता है आपका उत्तर सही भी हो सकता है आपका उत्तर थोड़ा सा उसके आसपास हो। अगर आप कहें कि सजीवों में गति होती है, निर्जीवों में भी गति हो सकती है, कार चलती है, प्लेन उड़ता है। अगर आप कहें उड़ सकते हैं, पक्षी उड़ते तो प्लेन उड़ता है ना? तो कौन से ऐसे मूलभूत चीजें हैं जिसके आधार पर किसी सजीव का वर्तमान समय में आप वर्णन को देखते हैं, या विज्ञान की किताबों में इनको किस तरह से लिखा गया है। अब इसकी जो विषय सूची है, हम इससे पहले के जो भी सेशन कर चुके हैं उन सभी में हमने विषय सूची पर चर्चा की है, ताकि एक समझ ये बनी रहे कि इसके पहले हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो भोजन के घटक हमने पढ़ लिया है, पृथक्करण पढ़ लिया है, पौधों को जान चुके हैं, और शरीर में गति को भी आप देख चुके हैं। अब जो अध्याय 6 है, कुछ अध्याय हम छोड़ भी रहे हैं, इसके आगे आप ये अनुभव करेंगे कि जब कुछ बड़े क्लासेस के एनसीईआरटी आएंगी, पुस्तकें आएंगी, तो उसमें आपको हो सकता है ये सभी चीजें वापस से वहां मिल जाए, लेकिन वो थोड़े एडवांस लेवल की होंगी, इसलिए आपका रिवीजन हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि उस दौरान हो सकता है सेशन थोड़े से और लंबे चले, क्योंकि उन पुस्तकों में समझाने के लिए और समझने के लिए काफी सारी चीजें होंगी। और उसके बाद फिर आप तकनीक वाले पोर्शन में जो और एडवांस लेवल पर जाएगा, जिसको हम अपने ऑफलाइन सेंटर पर जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके लिए तैयार कर रहे हैं। और ये जो पार्ट है ये बेसिकली उसका ही एक हिस्सा है, जिसके साथ वो भी कनेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप जैसे जो विद्यार्थी हैं जो उसका हिस्सा नहीं है, वो एटलीस्ट एनसीईआरटी से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, तो आप उसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं, जहां पर आपको सभी विषयों की मूल जानकारी विस्तृत रूप से और बहुत आसान भाषा में समझाई जाएगी, ताकि आप समझ सके और लिखने का जो अभ्यास है वो कर सके। इसमें भी कुछ प्रश्न होंगे जिस पर हम अंत में चर्चा कर लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 6, सजीवों की विशेषताएं और उनका आवास कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो सजीव विशेषताएं एवं आवास, देखिए मेन बात इसमें जो कहानियां है, इसमें कहानियां भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी हुई है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आसान करते हुए चलेंगे और बेसिक चीजों को समझेंगे। तो ऐसे समझिए कि अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं, मान लीजिए आप पहाड़ियों पर गए या छुट्टियां बिताने कहीं चले गए, तो आप वहां देखेंगे कि वहां का मौसम अलग तरह से है, थोड़ा ठंडक ज्यादा है, वहां के जीव जंतु अलग तरह से आपको दिखाई देंगे, है ना? उसके बाद अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाएं, आप परुस्थल में चले जाएं और वहाँ पर कुछ तरह का टूर करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें, तो आपको वहाँ का जो तापमान है, वहाँ के मौसम के अलावा जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो अलग तरह के दिखाई देंगे। इसके बाद आप चले जाइए किसी तटीय क्षेत्र में, तो तटीय क्षेत्र का वेदर अलग होगा, वहाँ के पेड़ पौधे अलग होंगे, वहाँ के जीव जंतु थोड़े से अलग तरह के आपको दिख सकते हैं, या समुद्री जीवन को अगर आप देखेंगे तो वो आपको अलग तरह का दिख सकता है। तो ऐसी ही एक यात्रा की बूझो और पहेली ने, और जाकर के वो घूम के आए। फिर उनके मन में से कई सारे प्रश्न उठे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, ये अलग अलग स्थानों पर हमें अलग अलग चीजें क्यों दिख रही है। तो क्या सभी स्थानों पर मौजूद जो जीव जंतु थे वो एक से तो थे, मतलब जीव जंतु तो थे, लेकिन उनमें भिन्नताएं भी मौजूद थी। जैसे अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको नागफनी जैसे पौधे मिलते हैं, ठीक है। अगर आप तटीय क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको कैजुआरिना जैसे पौधे मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप
हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको देवदार, ओक जैसे पौधे या पेड़ मिलते हैं, जिनकी पत्तियां अलग तरह की हैं, वहाँ का वेदर अलग तरह का है, वहाँ के जीव अलग तरह के हैं। तो ये सभी विशेषताएं आपके आवास से संबंधित हैं। क्या इसकी वजह से भिन्नता आ रही है? ये प्रश्न इसमें मूल रूप से उठाया गया है। तो कुछ शब्द हैं, आगे कुछ प्रमुख शब्द हैं जिस पर हम बात करेंगे। जैसे कि एक शब्द है अनुकूलन, यानी अडेप्टेशन, क्या होता है? इसके अलावा जलीय आवास किसे कहते हैं? जैव घटक क्या होते हैं? जैव घटक के अलावा उत्सर्जन शब्द किसे इंगित करता है? वृद्धि तो आप लोग उम्मीद है जानते ही होंगे, विकास कैसे होता है? आवास किसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में? सजीव किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बेसिक भी है, बहुत आम भी है, आपको आप में से कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन टेक्निकल शब्दों में कैसे आप इसको अलग करेंगे? अगर आपसे 5 अंतर कह दिए जाएं कि लिख दीजिए सजीव और निर्जीव में, तो आप देख सकते हैं कक्षा 6 की पुस्तक में दिए हुए हैं। उतना सटीक अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं इसको पढ़ लीजिए। प्रजनन शब्द कैसे इस्तेमाल होगा यहाँ पर? स्वपन शब्द का क्या अर्थ है? उद्दीपन एक शब्द है, उसका क्या अर्थ है? तो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान या पढ़ने के दौरान जो भी इसमें उपखंड शामिल किए उन सभी में इन शब्दों का जिक्र आता जाएगा और एक एक करके आप समझते जाएंगे, ठीक है? तो सजीव और उनका परिवेश अगर आप यहाँ से शुरू करें तो अगर आप किसी वन्य क्षेत्र को देखते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़-पौधे मिलेंगे, अलग-अलग तरह की स्थितियाँ मिलेंगी, वहाँ पर तालाब मिल सकता है, वहाँ पर कई तरह के जीव-जंतु मिलेंगे और हर आवास में रहने वाले जीवों के तरीके, जीने का ढंग और अनुकूलन की स्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। यानी आप समुद्री जीवन को अलग तरह से देखेंगे, आप वन के जीवन को अलग तरह से देखेंगे, आप रेगिस्तान के जीवन को अलग तरह से देखेंगे। तो ऐसा होता क्यों है आखिरकार? देखिए समुद्र में जंतु और पौधे किस तरह के जल में रहते हैं? लवणीय जल में रहते हैं, यानी कि खारे जल में रहते हैं, है ना? और जल में ही जो ऑक्सीजन विलेय होती है, जो ऑक्सीजन घुलित होती है उसका उपयोग करते हैं, है ना? अगर आप मरुस्थल में देखेंगे तो मरुस्थल में इतना जल ही नहीं है जहाँ पर इस तरह का ऑक्सीजन घुलित हो या कोई जीव जंतु उस तरह से चीजों का इस्तेमाल कर पाए, तो मरुस्थल की स्थितियां अलग है। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में है और दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में ठंड होती है। तो क्या आप ऐसा मान लेंगे कि जो समुद्र में रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं वो मरुस्थल में सरवाइव कर पाएंगे? या मरुस्थल में रहने वाले जो जीव हैं क्या वो समुद्री परिवेश में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और जो रह पाए वो लंबे समय से रह पाए उसी को अनुकूलन की प्रक्रिया में पढ़ेंगे, अभी हम आगे उस पर भी बात करेंगे। तो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे और जंतु हैं वो भूमि पर रहते हैं और आसपास की हवा का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम 2 एग्जांपल से इसे समझते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल आपके सामने है ऊँट का, जो कि मरुस्थलीय जीव है। अब आप इसकी शारीरिक संरचना की तुलना समुद्री जीव के साथ कर लेते हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसका शरीर ऊंचा है, इसके पैर मजबूत और लंबे हैं। तभी जब यह जिस स्थान पर खड़ा है अगर वहां पर बहुत रेत है, बहुत गर्म है, तो इसके शरीर को उस रेत की ऊष्मा से बचाने के लिए इसके पैरों की लंबाई ज्यादा है। दूसरा आप देखेंगे कि इसको उतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये बहुत ज्यादा मूत्र उत्सर्जन नहीं करता, ये बहुत ज्यादा मल त्याग जो करता है सूखा करता है, इसको बहुत ज्यादा पसीना नहीं आता ताकि लंबे समय तक बिना पानी के रह सके, है ना? कुछ ऐसी परिस्थितियां इसके साथ इसके शरीर की बनावट इस तरह से है। वहीं अगर आप किसी मछली को देखेंगे, आमतौर पर समुद्री जो जीवन है उसमें मछलियां अलग अलग तरह की मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको कई तरह की समानताएं भी दिखती हैं। जैसे अगर आप दो मछलियों की या कुछ तरह की मछलियों को देखते हैं तो उनके शरीर को आप देखिए, उनके शरीर की बनावट आपको धारा रेखीय दिखाई देगी। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जंतुओं की गति वाला जो चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो इस बारे में भी डिस्कशन किया था कि मछली की बनावट कैसी है। धारा रेखीय है जिसको तैरने में मदद करती है, पानी में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसका जो बाकी का शरीर है अगर आप देखें तो इस तरह की शल्कों से ढका हुआ है और ये शल्क क्या करते हैं? जल के भीतर इसके शरीर की सुरक्षा करते हैं और इसको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप वहां पर जो पंख हैं इसके पंखों को देखें
पूंछ को देखें तो ये कैसे, ये चपटे हैं ताकि इसके शरीर को संतुलन मिल सके, ये अपनी गति को प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके। इसके यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको गिल्स मिलेंगे, जिनको गलफड़े कहते हैं, जिसके माध्यम से ये पानी में घुले ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं और सांस ले लेते हैं, इसकी वजह से इनको बाहर नहीं आना पड़ता। तो संरचना इसकी अलग है, जीवन की इसकी अलग है। आपको अब मिल गया कि क्या है, यानी यूपीएससी में दो बातें खास तौर से याद रखिएगा। किसी भी स्थिति का अगर आप अवलोकन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि क्या है। फिर उस स्थिति के बनने के पीछे जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्यों है। तो क्या है जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी में ये समझना कि वो क्यों है। और प्रश्नों की जो डिमांड है या प्रश्नों की बुनावट है वो आपको कुछ ऐसी ही मिलेगी जहां पे सवाल पूछेगा क्या है, और कई बार ऐसा भी होगा कि प्रश्न में आपको क्या है वो खुद से ही लिख देगा, बता देगा कि स्टेटमेंट में ऐसी 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 घटना है। आगे पूछेगा ऐसा क्यों है, इसके कारणों की पड़ताल कीजिए, आलोचनात्मक आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, परीक्षण कीजिए। तो आपको इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है कि आप क्या है के साथ साथ क्यों है पर भी ध्यान दे सके। तो आगे इस पुस्तक में कहा है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि जिस तरह से कोई जीव अपने आसपास के परिवेश के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, उसी तरह से व्यवहार करता है, उसी तरह से उस परिवेश में रहने लगता है और अपने आप को उससे सुगम बनाता जाता है, परिवेश के हिसाब से खुद को बदलता है। उस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, यानी एडाप्टेशन। और अलग अलग तरह के जंतु अलग अलग परिवेश में अलग तरह से अनुकूलित होते हैं। अगर बहुत सारे उदाहरण पुस्तक में दिए गए हैं उनको देखेंगे एक एक करके। देखिए इस किताब का जो मूल रूप है, मैं चाहूं तो आपको ये सभी चीजें एकदम अलग तरह से सीधे भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर उस पुस्तक के मूल रूप को पढ़ने की प्रकृति आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको इस सेशन में मेरा मकसद ये है, या पहले भी जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, कि आपको पुस्तक का भी थोड़ा सा एहसास बना रहे और आपको फील आए कि आपने उस पुस्तक को पढ़ा भी है और उसकी मूल चीजों को समझ लिया है। इसलिए मैंने इसमें कई सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं और वो वाकई वही है जो पुस्तक में दिए हुए हैं। कुछ ऐसी चीजों को भी शामिल किया है जो एडवांस लेवल पर आपको कनेक्ट करती है, क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका इसीलिए अलग है उस क्लास के बच्चे से। यही तो आपका सवाल होता है कि सर पुस्तक को कैसे पढ़ना है। यही तरीका आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, किस अप्रोच के साथ चीजों को समझते हुए आपको चलना है ना? तो किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसको क्या कहते हैं? आवास। किसी सजीव का ऐसा स्थान जिसमें वो रहता है उसको आवास कहते हैं। वो वहां पर अपना भोजन प्राप्त करता है, शरण प्राप्त करता है, सुरक्षा प्राप्त करता है और वहां जाकर रहता है। उसी आवास को अगर आप मानव जीवन से जोड़ करके देखते हैं तो मानव ने उस आवास की व्यवस्था को बहुत ज्यादा व्यवस्थित कर लिया है। हमने एक सोसाइटी का निर्माण कर लिया है, उसी आवास में हम एक दूसरे के साथ संतुलन बना करके रहते हैं। अगर आप मनुष्य की कल्पना पहले के समय से करते हैं या बाकी जीवों के साथ जोड़ करके देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बाकी के जीव भी कुछ ऐसे ही रहते हैं। किसी जीव का अपना क्षेत्र है जहां पर वो रहता है और एक आवास में, ऐसे भी समझिए, एक आवास में भोजन पानी सब चीजें तो मिलती हैं, ठीक? और वहां पर कई तरह के जीव और जंतु एक साथ रहते हैं उस आवास में। और आवास का अर्थ किसी जीव के वास स्थान से भी है, यदि जहाँ पर वह रह रहा है, जहाँ पर पूरा जीवन बिताएगा, वहां पर उसको शिकार की स्थितियां मिल जाएंगी। शिकार आसानी से कर लेगा, आराम कर लेगा, सुरक्षा प्राप्त कर लेगा। कोई और जीव आएगा उससे लड़ लेगा, खुद के आवास को सुरक्षित कर लेगा। मानव की व्यवस्था में तो यही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि व्यवस्थाओं को स्थापित कर दिया गया है। एक लंबे इतिहास में हमने सभ्यता और समाज का विकास किया है, लेकिन हम मूल रूप से यहाँ पर अभी जीव जंतुओं के बारे में समझ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पर जाकर के पढ़ रहे हैं। तो अभी आवास हुआ, इसी आवास में एक ऐसा आवास हो सकता है जहां पर आपको वन, पर्वत या मरुस्थल या पठार ऐसे क्षेत्र मिल जाए, तो यहाँ पर जो भी जीव रहेंगे उसे क्या कहेंगे? स्थलीय आवास। इसके अलावा अगर आप एक दूसरे तरह के आवास को देखें
तो ऐसा आवास जहां पर दलदल, ठीक है, या फिर झील या फिर पोखर यानी तालाब, नदी या समुद्र, ऐसी स्थितियां मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं? जलीय आवास यानी जल में रहने वाले जीव। आवासों की प्रकृति अलग अलग है और इन्हीं आवासों में जो जीवन है वो अपने आप को अनुकूलित करता है। जल में रहने वाले जीव, आपने पीछे मछली का उदाहरण देखा, खुद को किस तरह से अनुकूलित कर रहे हैं, और स्थल में रहने वाले जीव खुद को किस तरह से अनुकूलित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि जो जीवन की प्रकृति है, ठीक है, इसमें सजीव और निर्जीव, उनका कैसे डिफरेंशिएट करें? ठीक है, यानी कि जैविक और अजैविक घटकों को आप कैसे अलग अलग करके समझेंगे? जैविक और ये अजैविक। तो जैविक घटक कौन से हैं? वो जो सजीव है, जैसे कि कोई पौधा हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, जीवन के जो भी घटक हैं जैविक घटकों में आते हैं। और जैविक घटकों में कौन सी चीजें आती हैं? जैसे मिट्टी, प्रकाश, पानी, तापमान, आर्द्रता, वायु, ये सभी जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये अजैविक घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक। और ये कौन से घटक हैं? ये जैविक घटक। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ समझनी है कि किसी भी जैविक घटक के जीवन के लिए अजैविक घटकों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से समझिए, किसी जैविक घटक के होने के लिए अजैविक घटकों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही अजैविक घटक मिल करके एक लंबी समय काल की प्रक्रिया में जब परिवर्तित होते हैं, तो उसी प्रकृति के अनुरूप इन जैविक घटकों को खुद को परिवर्तित करना पड़ता है, तभी ये सरवाइव कर सकते हैं। अगर अजैविक घटकों में परिवर्तन हो गया और जैविक घटक खुद को उस तरह से परिवर्तित नहीं कर पाया, तो वो मृत्यु उसकी हो जाएगी और वो अनुकूलित नहीं हो पाएगा। और प्रकृति का जो सिद्धांत है, जैसा एक सिद्धांत माना गया है, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो सबसे फिट होगा वही जीतेगा। तो जीवन की इस दौड़ में फिट होने का अर्थ है अपने आप को अनुकूलित कर पाना। अब इस अनुकूलन के शब्द को समझने से पहले एक शब्द और आएगा यहाँ पर, वो है एक्लिमेटाइजेशन, को हिंदी में कहा गया है पर्यानुकूलन। हो सकता है आपको ये शब्द आगे को सुनने को मिल जाए। बेसिकली जैसे अनुकूलन है, एडाप्टेशन है, उसके थोड़ा सा कम डिग्री वाला ये मामला है पर्यानुकूलन। इसको ऐसे समझिए, अगर आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उस पर्वत को चढ़ने में आपको बहुत ज्यादा सांस फूलने लगे, आप उस तरह से खुद को अनुकूलित नहीं किए, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा ज्यादा सांस लेनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा है वहां पर। लेकिन आप कुछ समय तक अगर वहां रुक जाते हैं, तो वहां रुक जाने के बाद आप वहां की स्थिति के अनुकूल खुद को पाते हैं या फिर खुद को ढालने लग जाते हैं, और कुछ समय बाद आप वहां पर ठीक से रहते हैं। और वहीं जब आप वापस आ जाते हैं, तो वापस भी आप आकर के कुछ समय रुकने के बाद यहाँ पर भी ठीक से रह सकते हैं। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हमें सांस लेने में, शारीरिक व्यायाम में परेशानी हो सकती है। पहाड़ पर हमें तेजी से सांस लेना पड़ता है और कुछ दिन बाद हमारा जो शरीर है क्षेत्र के हिसाब से उसको ढाल लेता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पर्यानुकूलन। तो पर्यानुकूलन ये किस तरह से भिन्न, यानी छोटी अवधि के लिए बहुत तीव्रता से खुद को किसी चीज के अनुकूल ढाल लेना, किसी परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेना, वो क्या है? एक्लिमेटाइजेशन। लेकिन वही अगर एक हजारों वर्षों की परंपरा या प्रक्रिया चलती रहे और आप या फिर जीवों की जो अलग अलग संतान है उस हिसाब से खुद को ढालती रहे, तो जो स्थिति बनती है उसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जीव थे जो पहले कहाँ रहते थे? स्थलों पर रहते थे। वो स्थलों से होते हुए कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी स्थलों में कि जल की ओर चले गए। वो जल में तो चले गए, जल में रहने भी लगे, जल के हिसाब से उनको खुद को अनुकूलित भी कर लिया, लेकिन आज भी जलीय जीव नहीं बने।
वो आज भी सामान्य जीव ही है। कुछ उदाहरणों में हम देखेंगे जैसे कि डॉल्फिन, जैसे कि व्हेल, वो मैमल्स ही हैं। उनको आज भी श्वास लेने के लिए जल की सतह पर आना पड़ता है। तो अनुकूलन तो हो गया, लेकिन किस तरह से हुआ वो आपको पता है? तो ये छोटा-सा एक अंतर है इसमें परिअनुकूलन और अनुकूलन में। तो अनुकूलन की जो स्थितियाँ हैं वो इसी तरह से थोड़ी-सी अलग है। अनुकूलन की वजह से या अनुकूलन के मामलों में कुछ स्थलों को आप देखें, कुछ उदाहरणों के साथ जब उसमें समझेंगे, जैसे पुस्तक में समझाया हुआ है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे कि अगर आप मरुस्थल का उदाहरण देखिए, तो मरुस्थल की स्थितियाँ कैसी हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी दिन में और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो ऊँट तो ऐसा जीव है जो अपने आप को उस तरह से ढाले हुए है, उसकी ऊँचाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उसको गर्मी नहीं लगती या फिर उसका शरीर इस तरह से बदला हुआ है। लेकिन कई जीव ऐसे भी हैं वहाँ पर, जिनका शरीर ऊँट की तरह से विकसित नहीं है। जैसे कि आप चूहे ले सकते हैं, जैसे कि साँप ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दिन के समय में इस तरह से बिल बना कर के अंदर जा कर के बैठ जाते हैं और रात के समय में फिर जब स्थितियाँ थोड़ी अनुकूलित होती हैं, तो सतह पर आ जाते हैं। इससे उनको सुरक्षा मिल जाती है, इससे वो अपने जीवन को उसके अनुकूल बनाए हुए हैं। इसी तरह से अगर आप पौधों को देखें, कुछ पौधे वहाँ पर देखिए, जैसे नागफनी है, तो इन पौधों का आकार और बनावट किसी वन में मौजूद पौधों से अगर आप तुलना करेंगे, तो आपको काफ़ी अंतर दिखाई देगा। जैसे कि इनकी जो जड़ें हैं, वो पानी को प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं और इनकी जो पत्तियाँ हैं, वो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, ताकि पौधे का बहुत ज़्यादा पानी धूप की वजह से या गर्मी की वजह से भाप ना बन जाए, उड़ ना जाए। तो इनकी जो पत्तियाँ हैं, कई बार वो नुकीले काँटों की तरह आपको दिखाई देगी, काँटों में बदल जाती हैं। और ये जो आपको पत्ती जैसा हिस्सा दिखाई देता है, ये दरअसल पत्ती ना होकर के इसका तना है। और तने की भी संरचना को अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, तो इसमें आपको दिखाई देगा ये थोड़ा-सा मोमी संरचना है, थोड़ा मोम सा लगा हुआ है। ये एक और स्थिति है जो इसको वाष्पोत्सर्जन से बचाती है और इसका जो पानी है इसमें ही सुरक्षित रखती है, जिससे पौधा लंबे समय तक खुद को चला सकता है। इसलिए आपको पता है कि नागफनी, कैक्टस जैसे जो पौधे हैं, जो मरुस्थलों में उगते हैं, उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें अगर आप घरों में भी लगा देंगे, किसी गमले में लगा देंगे, तो लगा रहेगा, आप महीनों पानी ना डालिए। वहीं आप कोई दूसरा पौधा लगा करके देखिए, जिसमें आपको रोज़ पानी डालना पड़ेगा, अन्यथा वो मुरझा जाएगा। तो वही है कि आपने किस स्थिति का पौधा, यानी कि किस आवास का पौधा या किस जगह पर अनुकूलित हुए पौधे को आपने इस्तेमाल किया है, वो आपको फिर वैसा ही परिणाम देगा। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से खुद को बदलाव, जिसको हम बात कर रहे थे ना, पत्ती जैसी संरचना, ये इसका तना है और जो पत्तियां थी वो तो कांटों में बदल गई हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके। अब आते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर। तो मरुस्थलीय क्षेत्र जिस तरह के बहुत गर्म है, वैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों पर अक्सर बहुत ठंड पाई जाती है। वो ज्यादा ठंडे हैं उनकी तुलना में और यहाँ पर अक्सर तेज हवाएं चलती रहती हैं। कई बार आप देखेंगे सर्दियों में यहाँ बर्फ गिर जाती है, बर्फबारी हो जाती है। तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ के जो पेड़-पौधे हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरह से अनुकूलित किया है? यहाँ देखिए, जैसे ये वाला मान लीजिए पौधा है या ये वाला पेड़ है, तो यहाँ पर जब बर्फ गिरेगी तो इसने अपनी बहुत सारी पत्तियों को, मतलब कई सारे ऐसे पेड़ और भी अलग तरह के हो सकते हैं, इसने अपनी पत्ती को सुई जैसा नुकीला कर दिया है, ताकि जब जल या बर्फ पड़े, तो वो साथ के साथ नीचे बहती बहती जाए। ये यहाँ पर सुरक्षित है और यहाँ पर आपको कई सारे इस तरह के अलग-अलग किस्मों के पौधे मिल जाएँगे, जो अन्यथा मैदानी भागों में आपको नहीं दिखाई देंगे। कुछ जीवों को देखें, जैसा कि इस पौधे ने खुद को अनुकूलित किया है, तो जीवों ने भी अपने आप को अनुकूलित किया है। तो जो जीव है, आपको वो भी दिखाई देंगे कि यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी बर्फ मौजूद है, तो बर्फ से इनको जमने का खतरा है, तो इनका जो शरीर है, इस पर आपको फर दिखाई देगा। बहुत मोटी-मोटी जो है बालों की संरचना दिखाई देगी। यहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं या अब इसकी वजह से शरीर पर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फर है, जो इसको सामान्य तेंदुए से अलग बनाते हैं, यानी कि जो वनों में रहने वाला तेंदुआ है, उससे ये अलग है। तो इनकी जो पैरों की भी जो संरचना है, वो भी इनको बर्फ में मौजूद ठंडक से बचाती है। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं या इसको देख सकते हैं।
जो बकरियां हैं वहां पर, है ना, पहाड़ी बकरी, इसके भी शरीर में आपको फर दिखाई दे रही होगी। और इसके जो खुर है वो कहीं ज्यादा मजबूत है, ताकि जब ये पहाड़ी ढलानों पर चले तो फिसल फिसल करके गिर ना जाए, या इसके शरीर ना खराब हो जाए, पैर मुड़ करके टूट ना जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सामान्य बकरी जो जमीन पर चल रही होगी वो वहां जाकर के इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से उस क्षेत्र में अनुकूलित जीव अपने आप को बचा करके रख पाएगा। अच्छा, चूंकि इंसानों में अगर आप देखेंगे तो इंसानों के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, हमने चीजों को समझ लिया है। अगर हमें पता है कि हमको किसी ठंडे प्रदेश में जाना है तो हम बहुत सारे इंतजाम करके जाएंगे, हम जैकेट ले जाएंगे, उस तरह से खाना ले जाएंगे, उस तरह के शूज लेकर के जाएंगे, पूरी कैंपेनिंग कर लेंगे। लेकिन बाकी जीवों के पास ये व्यवस्था नहीं है कि इतने ज्यादा चीजों को लेकर के जा सके, वो तो केवल अपने आप को ले जा सकते हैं। और जैसे ही लेकर के जाएंगे वहां पर इतनी सर्दी पड़ेगी, वो नहीं रह पाएंगे वहां पर, उनके प्राण निकल जाएंगे। इसी तरह एक उदाहरण घास स्थल का दिया हुआ है। स्थल पर भी अलग तरह का सर्वाइवल है, अलग तरह का अनुकूलन है। यहाँ पर दो जीव दिए हुए हैं, शेर और दूसरा है हिरण। दोनों के एंगल से एक बार पूछिएगा कि दोनों जीवों में किस तरह से अंतर है, दोनों के लाइफ का सर्वाइवल क्या है। पहली बात तो ये कि ये शिकारी है, इसको शिकार करना है, तो इसके जो शरीर की संरचना है वो आपको दिखाई देगी थोड़ी अलग तरह से। और ये है अ, वह जीव जो केवल पेड़ पौधों या घास को खाता है। ऐसे भी ये अच्छा शिकार है किसी शिकारी जीव के लिए, क्योंकि शाकाहारी जीव है। तो ये जो शिकारी जीव है इस पर हमला करेगा, इसकी जो मूल बनावट है, मूल संरचना है वो हमलावर की है, और इसकी जो मूल संरचना है वो बचने वाले की है। ये शिकार है, वो शिकारी है। दोनों को ही अपना जीवन चलाना है, इसको भोजन चाहिए, उसको अपने आप को बचाना है। इसका भोजन ये है, ये इस पर हमला करेगा। अब उसको हमला अगर करना है तो उसके शरीर की बनावट कुछ ऐसी होनी चाहिए। यानी सबसे पहले आप देखिए दोनों की आंखों की स्थिति। इसकी आंखें एकदम सामने है ताकि ये घास में दूर तक देख सके, इसकी आंखें साइड में है ताकि अलग 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 स्थानों से आते हुए किसी खतरे को भाग सके। दूसरा आप देखेंगे कि जिस तरह से इसका शरीर मटमैले रंग का है ताकि घास में जब घात लगाए तो छुप करके बैठ सके, दिखाई ना दे, और तेजी से भाग करके फिर शिकार पर हमला कर दे। इसके पंजे अलग हैं, इसका पूरा शरीर अलग है। इसको देखेंगे, इसके सर पर जो कान है वो कान इस तरह से निर्मित हुए हैं ताकि ये दूर से ही किसी आवाज या आहट को पहचान सके और वहां से तेजी से भाग सके, ताकि किसी ऐसे जीव का शिकार न बने। तो इसके पास भागने का भी हुनर है, बहुत तेज भागता है। तो दोनों के ही अपने अपने सर्वाइवल है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि ये जब बड़े झुंड पर शिकार के लिए जाए तो कुछ को पकड़ ले, ये भी खा लेगा, और बहुत सारे ऐसे जो बच जाएंगे। तो खाद्य श्रृंखला तो एक अलग तरह से काम करती है, लेकिन अभी खाद्य श्रृंखला हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हमें सजीवों के बारे में डिस्कशन कर, उनके बारे में जानकारी है। तो खाद्य श्रृंखला वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसका भी एक अलग तरह से चार्ट बनेगा, वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब कुछ जलीय आवाज को भी समझ लेते हैं। पीछे हमने धारा रेखीय शरीर की मछलियों की चर्चा की थी, तो ठीक है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं समुद्रों में जिनका शरीर डायरेक्टली धारा रेखीय नहीं है, क्योंकि वो गहरे समुद्र में रहते हैं, वो तलहटी के पास रहते हैं। शिकार करने के लिए वो तेजी से भागते हैं और फिर अपने पास आने वाले किसी शिकार को, किसी मछली को खा लेते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इनका शरीर भी धारा रेखीय हो जाता है, क्योंकि इनको शिकार करना है ना। श्वास लेने के लिए इनके शरीर में भी गिल पाए जाते हैं। लेकिन जो दूसरा उदाहरण हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में लिया, व्हेल मछली का और डॉल्फिन का, क्योंकि ये वो जीव नहीं थे जो जलीय जीव के रूप में उत्पन्न हुए थे। ये वे जीव थे जो स्थलीय जीव के रूप में कभी रहे थे, और हजारों सालों में इन्होंने खुद को समुद्र के भीतर या जल में इस तरह से ढाला है कि इनकी जो शारीरिक बनावट है वो कहीं ना कहीं जलीय जीव की तरह दिखाई देती है। लेकिन ये वास्तव में आंतरिक संरचना से जलीय जीव की तरह नहीं है। एक डॉल्फिन को अगर आप देखेंगे तो शायद उसका शरीर किसी गाय के ज्यादा नजदीक होगा। श्वास लेने के लिए इसके ऊपर आपको यहाँ पर दिखेंगे श्वास स्थल। जब भी इसको सांस लेनी होगी तो कुछ समय बाद ये पानी पर या सतह पर आएगी और यहाँ से वायु को जल को निकाल करके वायु को ग्रहण करेगी, और फिर पानी के भीतर चली जाएगी और फिर रहेगी कुछ दिन या कुछ समय। इसी तरह व्हेल है,
उसको भी कुछ समय बाद बाहर आना पड़ता है ताकि वो सांस ले सके, क्योंकि मूलतः ये जलीय जीव नहीं है जिनके यहाँ पर गलफड़े लगे हों और ये पानी से ही ऑक्सीजन को सोख सके, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे जीवों की तरह काम करता है जो स्थल में रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को अनुकूलित किया है। इसी हिसाब से हमको पता भी चलता है कि आखिरकार अनुकूलन भी कोई प्रक्रिया है। अगर अनुकूलन की प्रक्रिया को हमने ना समझा होता तो शायद हमको पता नहीं चलता कि अनुकूलित जीव है जो वहां पर रहता है और वाकई में ये मैमल है। ठीक है, आप एक और उदाहरण तालाब और झीलों का देख सकते हैं आप। मतलब इस पुस्तक में अलग अलग उदाहरण इसीलिए दिए हैं ताकि आपकी विकसित जो समझ है वो बेहतर हो सके। अब इसमें आप देखिए कि जलीय पौधे तालाबों में होते हैं, तालाब में, नदी के किनारे या कुछ ऐसे क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे, और वो भी अलग अलग तरह के हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जो आंशिक रूप से जल में डूबे हैं, कुछ हैं जो पूरी तरह से जल में डूबे हैं। तो आप इनकी जड़ों की तुलना मरुस्थलीय किसी पौधे की जड़ से करते हैं या किसी ऐसे पौधे की जड़ से आप करते हैं जो कि किसी वन में मौजूद है, तो आपको अंतर दिखाई देगा। इनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं है। इनकी जड़ बेसिकली कहाँ तक है कि ताकि इनको पोखर के अंदर जो मिट्टी है उससे कुल मिला करके जोड़ करके रखे। इनका जो तना है ऊपर की ओर जाएगा और कई बार तालाब के बाहर तक निकला होगा और एक खोखला होगा, और फिर ऊपर आपको पुष्पों की संरचना या किसी तरह की पत्तियां दिखाई दे सकती है जो अन्यथा जल पर आपको तैरती हुई सी भी लगेंगी। जैसे आप कमल को देखें तो आपको लगेगा ऊपर तैर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो नीचे तक भी गया होता है। कुछ जो पौधे हैं वो ऐसे होंगे जो पूरी तरह से जल के भीतर होंगे, पूरी तरह से डूबे होंगे। कुछ की ऐसी होंगी जिनकी पत्तियां बहुत स्वस्थ होंगी, ताकि जो बहता हुआ जल है उनके पास से निकल जाए या उनको बिना किसी तरह से नुकसान पहुंचाए निकल जाए। कुछ ऐसी भी पत्तियां होंगी जो जालीनुमा होंगी, तरह से तो जो जल है उनके बीच से निकल जाए ताकि पत्तियों को कम नुकसान हो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इस पूरी प्रक्रिया को देख करके, क्या समझ पा रहे हैं? यही कि हर जगह पर अगर आप अलग अलग वास स्थानों को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वहां रहने वाला जो जीव है क्यों खास है, उसने खुद को किस तरह से वहां के अनुरूप हुआ है। एक उदाहरण आप मेढक का भी ले सकते हैं, जो कि सतह पर भी रहता है और जल में भी रह लेता है। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी विशेषता इसका शरीर है, उसकी बनावट है। इसके जैसे कि अगर आप पीछे वाले पैरों को देखते हैं तो ये आगे वाले पैरों की तुलना में ज्यादा लंबे हैं और ज्यादा मजबूत है, जो इसको एक लंबी छलांग लेने में मदद करते हैं। दूसरा, इसके पैरों में आपको 5 जाल मिलेंगे ताकि ये पानी के भीतर आसानी से तैर सके। तो हर जीव की एक विशेषता है, इसको क्या कहते हैं? एक शब्द है उभयचर। अभी आगे चल करके पुस्तकों में हम पढ़ेंगे जलचर जीव, उभयचर उभयचर जीव, स्थलों में रहने वाले जीव, पहाड़ों में रहने वाले जीव, किस तरह से उनमें अंतर है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो हमें या तो सजीव के रूप में दिखाई देती है या निर्जीव के रूप में दिखाई देती है। और किसी ऐसे क्षेत्र की ओर जाए या वन में जाए तो वन में आपको कई तरह की चीजें मिलेंगी, कई सारे जीव मिलेंगे, कई सारे वृक्ष मिलेंगे, कई सारे पौधे मिलेंगे, कई सारी पत्तियां टूटी हुई मिलेंगी, कई सारे आपको किसी जीव के मृत शरीर मिलेंगे, हड्डियां मिलेंगी, चट्टानें मिलेंगी, नदियां मिलेंगी, पहाड़ पर्वत भी मिल जाएंगे, पत्थर मिल जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप एक सूची बनाइए जिसमें अलग अलग जीवों को आप लिखें, सजीवों को अलग लिखें और निर्जीवों को अलग लिखें, या आप अपने घर में ही ऐसा सोच लीजिए कि सजीव और निर्जीव कौन है, तो आपको कई तरह की चीजें मिल जाएंगी। पेड़ मिल जाएंगे, पक्षी मिल जाएंगे, कुत्ते मिल जाएंगे, आसपास घरों के गाय मिल जाएंगी, बकरियां मिल जाएंगी, आपके पौधे मिल जाएंगे, मकड़ी होगी। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो आपको कई तरह सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे फुटबॉल, आपकी कार, आपके घर में रखी हुई कुर्सी। तो इनमें तो शायद अंतर बताना आसान है कि कुर्सी निर्जीव है और शेर सजीव है, या कुत्ता सजीव है, या इंसान सजीव है। सजीव तो आप खुद भी हैं, आपको पता है। लेकिन जो मूल परिभाषा है वहां क्या बात आती है? अगर आप ये कहें कि सजीव गति करता है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, फिर तो कार भी गति करती है। अगर आप कहें कि शरीर का जो सजीव है उसका शरीर में वृद्धि होती है। भाई बादलों को भी अगर आप देखें तो बादल भी कई बार बढ़ते चले जाते हैं, क्या उसमें भी वृद्धि हो रही है? क्या वो भी सजीव हो गया इस हिसाब से? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सजीव और निर्जीवों का निर्धारण करने के लिए कुछ पैमाने बनाए गए हैं और कुछ शब्द हैं जिसके हिसाब से अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप उन मानकों तक पहुंच जाएंगे। आसान है।
पहला है भोजन। सभी सजीवों को अपने जीवन को की वृद्धि करने के लिए या उसको विस्तार देने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन वो अलग-अलग तरह से प्राप्त करते हैं। जैसे कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। काष्ठ संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से वो भोजन का निर्माण करते हैं। इसी तरह अगर आप कुछ दूसरे जीवों को देखें तो कुछ जीव पौधों पर निर्भर हैं और कुछ दूसरे तरह के जो मांसाहारी जीव हैं, वो उन शाकाहारी जीवों पर निर्भर हैं। तो ऊर्जा की आवश्यकता सभी सजीवों को है, इसलिए वे भोजन की प्राप्ति करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं और अपने शरीर की वृद्धि विकास के लिए उसका उपयोग करते हैं। पहला हो गया भोजन। दूसरा है वृद्धि। तो सभी सजीवों में आपको वृद्धि दिखाई देगी। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखेंगे तो एक समय बाद उसका शरीर भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किशोरावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था। इसी तरह अगर आप किसी मुर्गे को देखेंगे, पहले अंडा, ठीक है, अंडे से फिर चूजा, चूजे से फिर मुर्गा, इस तरह से उसका जो शरीर है वो आपको विकसित होता हुआ दिखता रहेगा। अब लेकिन अभी एक अंतर आएगा वही वाला कि अगर बादल भी तो वृद्धि कर सकता है, अभी उसको भी समझ लेंगे, थोड़ा-सा क्लियर कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद अगला है श्वसन, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सजीवों में श्वसन होता है, बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। हम क्या करते हैं, बाहर की जो वायु है उसको श्वास द्वारा खींच करके अपने शरीर में ले जाते हैं और शरीर की जो वायु है उसको बाहर छोड़ देते हैं। इसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं? हम ऑक्सीजन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं बाहर से। तो जो हमारे आस-पास वायु होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो गैसीय प्रक्रिया में कई बार अगर आप पौधों को देखें तो पौधे थोड़ा-सा अलग तरह से प्राप्त करते हैं, सांस को खींच लेते हैं। पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से जो छोटे-छोटे उसमें रंध्र होते हैं उसके माध्यम से वायु को अवशोषित कर लेते हैं। पौधे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होते हैं, तब जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं वो कहीं ज़्यादा होती है उनके द्वारा इनटेक की गई ऑक्सीजन से। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें श्वसन की प्रक्रिया थोड़ा अलग तरह से होती है, जैसे केंचुआ। केंचुआ अपने स्किन के माध्यम से यानी अपनी त्वचा के माध्यम से ही सांस ले लेता है। वहीं अगर आप मछलियों को देखेंगे तो उसमें गिल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर वो सांस लेती हैं अलग तरह से। जल वायु को कर नहीं लेती, जल के ही माध्यम से जो वायु है उसको अवशोषित कर लेती है, जो ऑक्सीजन है जल में घुलित उसको अवशोषित कर लेती है। तो अलग-अलग प्रक्रिया है लेकिन ये तय है कि श्वसन होगा, ठीक है? अगला है उद्दीपन के प्रतिक्रिया, कैसे अनुक्रिया करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका देखिए अर्थ सीधा-सा है। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपको सीधा अचानक से बाहर भेज दिया जाए जहाँ बहुत तेज धूप निकली है, तो आपकी आँखें चौंधिया जाएँगी और आप आँखों को बंद करने लगेंगे। यानी केवल उतना ही प्रकाश ले पाएँगे जितना आवश्यक है। इसी तरह अगर आपके सामने आपका बहुत मनपसंद भोजन, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर के कुछ अलग तरह से होगी, क्या हाँ, मज़ा आ गया, अब तो आज खाने को मिलेगा। बर्गर, पिज़्ज़ा जो भी आपको पसंद हो। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा अगर आप सजीवों में तो चलिए ठीक है, किसी आप कुत्ते को भी भोजन देने जाएँगे तो वो अलग तरह से आपको चेतना उसकी अलग तरह से बदल जाएगी और आपकी ओर आकर्षित होगा, आपके पीछे-पीछे दौड़ेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसी तरह अगर आप पौधों को देखिए, एक प्रयोग करके देख लीजिए कि अपने घर में आप किसी गमले में किसी पौधे को लगाइए और उसको एक छायादार स्थान की ओर रख दीजिए और उसके बगल में थोड़ा-सा दूर प्रकाश हो, यानी सूर्य की जो रोशनी है वहाँ से आती हो। तो आप क्या देखेंगे कि उस पौधे की जो वृद्धि है वो ऊपर की ओर सीधे हो रही है या जहाँ से वो प्रकाश आ रहा है उस दिशा में वो बढ़ रहा है। क्या वह भी प्रकाश के प्रति उद्दीपित हो रहा है यानी उस उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दे रहा है, अनुक्रिया कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो ये हुआ उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया या किसी तरह की क्रिया। तो आपके आस-पास का जो वातावरण है वो उद्दीपन करने वाली व्यवस्था है और जो जीव है यानी कि जो सजीव है वो उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है, तभी हमें पता चलता है कि वो क्या है, वो सजीव है। और जो अजैविक घटक हैं वो उद्दीपन का कार्य करते हैं, प्रकाश है, मिट्टी है, आपके आस-पास का जो पर्यावरण है पूरा उद्दीपन करता है। अगला क्या है, उत्सर्जन। ये बेसिकली इससे जुड़ा हुआ है, जैसे हम भोजन करते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं,
उसी तरह जिस भोजन को हमने लिया है वो पूरी तरह से पचता नहीं है, यानी उसको हम पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसका कुछ भाग बचा रह जाता है और उसको फिर हम अपने शरीर से कुछ अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जित कर देते हैं या बाहर बाहर निकाल देते हैं। तो सजीव होने के लिए ये आवश्यक गुण है कि आपको भोजन करना है और भोजन की प्रक्रिया के बाद आपने जो ऊर्जा प्राप्त की है, आपको उत्सर्जन के थ्रू उस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है। तो एक प्रश्न ये भी होगा कि क्या पौधों में भी ये होता है? बिल्कुल होता है। पौधे भी जिस पदार्थ को प्राप्त करते हैं, जिस तरह से भोजन का निर्माण करते हैं, वो भी अपशिष्ट को किसी न किसी स्राव के माध्यम से या अपने शरीर के भीतर ही इस तरह से संचित कर लेते हैं, जिससे उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। कुछ पौधों में स्राव भी हो जाता है अलग-अलग तरह का, जिससे वो बाहर हो जाते हैं। ये हो गया। अगला एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है प्रजनन। अगर आप किसी पक्षी के घोंसले को देखें, तो कुछ समय बाद आपको दिखेगा कि वहाँ पर अंडे आ गए हैं, अंडे से बच्चे निकल आए हैं। किसी भी सजीव के होने के लिए या सजीव की परिभाषा में शामिल होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है प्रजनन का, कि जो भी अपने समान संतति उत्पन्न कर सके या प्रजनन करके अपने जैसे दूसरा जीव बना सके, वो सजीव है। तो आपको पता है कि सभी तरह के जीवों में ये प्रक्रिया पाई जाती है। हालाँकि ये ज़रूर है कि किसी में जो प्रजनन की तरीका है वो अलग हो सकता है, लैंगिक प्रजनन हो सकता है, अलैंगिक हो सकता है, पौधों में अलग तरह से हो सकता है, पौधों में बीजों के माध्यम से कोई नया पौधा जन्म ले सकता है, उग सकता है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें कायिक माध्यम से नया पौधा बन जाता है, जैसे कि अगर आप किसी आलू का इस्तेमाल करें तो आलू से आप एक नए तरह के पौधे को बना सकते हैं। अगर आप किसी बीज को लेकर के दबा दें किसी मिट्टी में, वहाँ पर पानी डालें, उचित व्यवस्था करें, तो वहाँ पर आपको नया पौधा बनता हुआ मिल जाएगा। तो प्रजनन की व्यवस्था किसी सजीव के भीतर अपने समान जीव को उत्पन्न करने का एक मौका देती है या एक तरह का उपाय करती है, जिससे कोई भी जीव हज़ारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। क्योंकि आपकी या मेरी लाइफ़ या किसी अन्य जीव की लाइफ़ 50 साल, 100 साल, 10 साल, 1 दिन, 2 दिन, जितना भी होगा हो सकती है। तो अगर उसने प्रजनन नहीं किया, तो फिर उसकी तो जो पूरी की पूरी नस्ल है वो विलुप्त हो जाएगी। इसलिए प्रजनन उस जीव को लंबे समय तक आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे उस जीव की नस्लें आने वाले समय में भी मौजूद रह सकें। अगला गति, तो सजीवों में गति कैसे होती है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको भी देख लीजिए। तो गति भी किसी सजीव का एक महत्वपूर्ण गुण है। लेकिन गति के गुण को लेकर के कई तरह के प्रश्न उठ जाते हैं कि भाई एक उड़ता हुआ हवाई जहाज या उड़ता हुआ कागज मान लीजिए हवा में उड़ गया, वो तो गति कर रहा है, तो क्या वो सजीव हो गया? है ना? तो एक प्रश्न ये है, अभी इसको ओके, फिर पूरा करने के बाद इसको जोड़ते हैं। सजीवों में एक और गुण है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से प्रजनन के माध्यम से किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है, सजीव कहलाता है। उसी तरह से उस सजीव की मृत्यु होना भी तय रहता है। सजीव की मृत्यु भी होगी, उसका जीवन नष्ट होगा एक समय काल को पूर्ण करने के लिए। तो अगर हमने अभी पीछे बात की कि गति कर रहा है, मान लीजिए कितने सारे गुण हैं जो किसी सजीव को लेकर के हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। तो क्या अगर ये गुण किसी वस्तु में हो जाए तो वो सजीव हो जाएगी? मान लीजिए गति कर रहा है, कोई रोबोट है, हमने उसमें पहिए लगा दी, चल पड़ा वो, ठीक है, क्या वो सजीव हो गया? मान लीजिए वृद्धि भी कर लेता है थोड़ा बहुत, किसी कारण से वाली बात अगर वृद्धि हो गई उसमें, ऐसा नहीं है। इन सभी गुणों का होना आवश्यक है, तब आप कहेंगे कि वो सजीव है। और जरूरी नहीं कि तभी हो, कई बार ऐसे भी आपको जटिल परिस्थितियां दिख सकती हैं जहाँ पर सभी गुण मौजूद नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप किसी बीज को देखिए, किसी चने को देखिए जो लंबे समय तक किसी दुकान में रखा रहा, है ना, आपने उसको बोरी भर के रख दिया और वो रखा है, तब तो वो वृद्धि भी नहीं कर रहा, तब तो उत्सर्जन भी नहीं कर रहा, तब तो प्रजनन भी नहीं कर रहा, तब तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही। और मान लीजिए आपने कुछ समय बाद उसको 2 महीने बाद निकाल करके जमीन में बो दिया और मिट्टी में दबा करके उसको उसी तरह से पानी खाद दिया और उसके बाद उसमें पौधा निकल आया। तक में उसका उत्तर है वो ये है, देखिए पुस्तक थोड़ा-सा छोटे स्तर, ये हम एडवांस लेवल पर इसकी और गहरी बातों को भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसका उत्तर देता हूँ। तो उस चने को आपने बीज को जिसमें रखा था, आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी गेहूँ की बोरी में हाथ डाल करके देखेंगे, तो आपको थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। इसका मतलब है कि उसमें मौजूद जो बीज है वो श्वसन कर रहे हैं। जो श्वसन है, वो किसी सजीव के होने के लिए आवश्यक गुण है।
इसी तरह जो प्रजनन है वो भी गुण है। बेसिकली जीवन के कई सारे रूप हैं, ठीक है? और अधिकतर जो रूप है वो मिलकर के किसी सजीव या निर्जीव के जो भेद हैं जो हमने बनाए हैं, उसका गठन करते हैं। लेकिन ओवरऑल पुस्तक में कहा गया है कि जीवन सुंदर है और आपको उसे उस प्रकार देखना चाहिए, क्योंकि जीवन की जो संपूर्ण संकल्पना है, अगर आप उसको पूर्णता में देखेंगे, तो आपस में अजैविक घटक या जैविक घटक मिल करके संपूर्ण जीवन को आकार देते हैं। अगर हम कहें कि कच्चा माल चाहिए जीवन के लिए, तो क्या है? अजैविक अजैविक घटक है। और जैविक घटक जिसको आप जीवन के रूप में देखते हैं, आपके चारों ओर मौजूद है। लेकिन अगर वो सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए, तो वो अजैविक घटक हटा देने पर जो जीवन है वो मूल स्वरूप में नहीं रह पाएगा। प्रकाश ना हो, ऊष्मा ना हो, वायु ना हो, जल ना हो, मिट्टी ना हो, तो कैसे आप जीवन की कल्पना कर पाएंगे? हालांकि लेकिन विज्ञान में जो परिभाषाएं हैं, उसके हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके उत्तर देने हैं। इस हिसाब से आपको खुद को तैयार रखना है कि ऐसे किसी भी सवाल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्तर आप क्या दे पाएंगे। इस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब इसका सारांश है अंत में, और जो मूल बातें हमने यहाँ डिस्कशन में रखी है वो यहाँ पर बताई गई है। जैसे किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु और अन्य जीव रहते हैं, उसका आवास कहलाता है। कई बातें मैंने डिस्कस की। विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। कोई भी पॉइंट जो आपसे मिस हुआ होगा, वो लिखित फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। आप चाहे फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी पीडीएफ भी हमने डिस्कशन किया है कि इनकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराई जाए, ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में परेशानी ना हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें जो भी बाकी के हम प्रोग्राम्स करते हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। तो आप जब भी कभी रिवीजन करने बैठेंगे, तो आप दोबारा से उन पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं और पीडीएफ पर मार्क भी कर सकते हैं। उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसमें आराम से लिख पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगी चीजें, है ना? तो इसमें ये है, इस तरह से सारांश में दिया हुआ है। जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं। ये सभी मैंने अभी आपको बताया है। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। तो जिसमें कई सारी ऐसे विशेषताएं और गुण हो, वो सजीव कहलाते हैं। अब इसमें अभ्यास के लिए कई सारे सवाल हैं और आपको इनको करना बहुत जरूरी है, वरना आपने जितना सुना है उतना थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद आप भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस में 2-3 बार जब आप इन पर सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा आसानी होगी इनको याद रखने में। पहला प्रश्न है, आवास किसे कहते हैं? तो आवास के बारे में जो मैंने आपको परिभाषा बताई, नहीं पता हो, पीछे लिखा हुआ है, तो उसको देखिए, लेकिन लिखिए जरूर, ताकि वो छोटी सी बात आप यहाँ पर लिख दें। देखिए प्रश्न बहुत छोटा लग रहा है, उत्तर भी छोटा सा है, लेकिन लिखने का अभ्यास आपको कैसे पड़ेगा? जब आप लिखेंगे, तो लिखने के लिए तो आपको पेन और पेपर लेना पड़ेगा। कुछ सवाल चाहिए लिखने के लिए जिन्हें आपने समझा हो। तो सेशन जो आप इतनी देर से देख रहे हैं, उसमें आपने कुछ तो पढ़ ही लिया है, अब इनके उत्तर देना है आपको। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, ये बताइए। दूसरा रिक्त स्थान है, जैसे पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने के योग्य बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शब्द होगा ना पीछे। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को किस तरह का आवास कहते हैं? ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, उसे कौन सा आवास कहते हैं? मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के कौन से घटक हैं? बहुत आसान है सभी चीजें, आपको एक एक पॉइंट केवल भर देना है। अगर आपने ध्यान से सुना है, सब कुछ यही है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अब आपको इस सूची में से निर्जीव वस्तुएं छांटनी है। कौन कौन सी निर्जीव है, कौन सी सजीव है? बहुत छोटी चीजें हैं, आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है, लेकिन वही है कि एक बार देख लीजिएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी, बेसिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि ये जो सीरीज है निःशुल्क है, आपके लिए कितनी मददगार साबित हो रही। तो आपका रिस्पॉन्स ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार हो सकता है कुछ ऐसी बात बता दे जिस पर हमने ध्यान ना दिया हो, या जो शामिल किया जाना और बेहतर हो सकता है इस तरह के सेशंस के लिए। तो निश्चित तौर पर आप लिखिए, और जहां पर आपको दिक्कत लगे आप अपनी समस्याएं बताइए। आप कुछ और तरह से जानना चाह रहे हैं, कुछ और बातें जो आपके मन में हो, तो उन तक पहुंचाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में
उसकी अगली क्लास के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।